नमस्कार। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। बायोमोलिकुलर का टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, और अगर बीएससी के लिहाज से देखें तो बीएससी थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में ये टॉपिक है। बीएससी के अलावा ये टॉपिक आपको मालूम है क्लास 12 में भी है, और नीट या आईआईटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये टॉपिक है। ये टॉपिक हर जगह कॉमन है। किस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं? अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से एनोमर के बारे में। एनोमर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सर एनोमर क्या होता है? अब आपको मालूम है कि सर अगर कोई कंपाउंड ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में ये CHO, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, और ये CHOH, फिर उसके बाद CH2OH। आप अगर स्ट्रक्चर देखें इस ग्लूकोज का तो आप बात करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। इसको हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे। एल्डिहाइड CHO ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे बात होती है कि सर ये CHO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को हम चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम है कि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड वीक होता है जबकि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होती है। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? पाई। सर बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, कमजोर है, वीक है इसलिए। और ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि आपको मालूम है ना सर बॉन्ड हमेशा उस एटम की तरफ टूटती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा। तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग आप कराएंगे तो ऑक्सीजन की तरफ कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब सर यहां बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है। सर यहां पे अगर बात करें ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। आपको मालूम है फिफ्थ कार्बन पे CHOH है। हम चाहें तो इस CHOH को CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ऐसा। सर CHOH का मतलब ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड। क्या कोई गुनाह हो गया क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। और आप मुझे बताइएगा ये 5वें कार्बन का अगर बॉन्ड हम लोग यहां पे लेंगे और 5वें कार्बन में इस OH का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस स्ट्रक्चर को पाइरेनोज फॉर्म बोलते हैं। पाइरेनोज फॉर्म के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था हावर्थ साहब ने। और इस पाइरेनोज फॉर्म के अलावा आप चाहें तो चौथे कार्बन से भी ब्रेक डाउन कर सकते थे। अगर चौथे कार्बन से आप करते तो उसको फ्यूरेनोज फॉर्म बोलते। इसको पाइरेनोज बोलेंगे, इसको फ्यूरेनोज बोलेंगे जब चौथे कार्बन से बॉन्ड ब्रेकिंग कराएंगे। और उसका कॉन्सेप्ट दिया था टॉलेंट साहब ने। फिलहाल में हम लोग सबसे वैलिड जो थ्योरी है वो 5वें कार्बन से है, पाइरेनोज फॉर्म, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। आपको ये लिखवा दिया मैंने, ये ग्लूकोज है। कार्बन ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को मैं ऑक्सीजन को अगर ब्रेक करूं तो सर यहां पे OH का भी बॉन्ड तोड़िए, इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ का H+ ये उठ के चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। सर ज्यों ही हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे टूट के ये ऑक्सीजन पे जाएगा, चूंकि ये भी बॉन्ड टूट चुकी है तो ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, और इस O के माइनस से ये बॉन्ड टूट गई तो ये हाइड्रोजन प्लस अलग चला जाएगा, और इसका प्लस इसका माइनस आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पे बन जाएगा सर हमारा सिंगल बॉन्ड OH। यहां से H चला गया, अब इस H को मैं हटा देता हूं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है आपकी कि आपने यहां से हाइड्रोजन उठा के इस ऑक्सीजन के माइनस से जोड़ दिया। लेकिन जरा बताइए कि ये ऑक्सीजन का माइनस ये कहां जाएगा? ये भी तो कहेगा, बिल्कुल कहेगा। ये भी कहता है सर मेरा बॉन्ड बनवाइए। मेरा बॉन्ड कैसे बनेगा? मैंने कहा चिंता मत कर, तेरा इंतजार कर रहा है कौन? ये कार्बन। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन का पॉजिटिव कहता है मनोज सर मेरा ऑक्सीजन के माइनस से बॉन्ड बनवा दीजिए। मैंने कहा चिंता मत कर, ये निगेटिव और तेरा पॉजिटिव दोनों मिलेंगे और आपस में ये बॉन्ड बन जाएगा।
अब इस बॉन्ड को किताबों में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन को थोड़ा सा यहां पे बॉन्ड लंबा दिखा देते हैं और इस ऑक्सीजन को यहां पे बीच में दिखा देते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम चाहें तो हम हाइड्रोजन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सर जिस समय ये पांचवें कार्बन ने पहले कार्बन के साथ एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। एसिटल्डिहाइड चूंकि इन्वॉल्व है, इस कारण से इसको साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा, सर ग्लूकोज इस समय साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है, उस समय मुझे यह बताइए कि जब पांचवें कार्बन का OH पार्टिसिपेट करता है तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बोलेंगे इसको पाइरेनोज फॉर्म बोलेंगे। क्या कौन सा फॉर्म बोलेंगे बेटा? ग्लूकोज का पाइरेनोज फॉर्म। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए इस रिंग में टोटल कितने मेंबर होंगे? तो कहोगे कि 1 2 3 4 5 5 मेंबर तो ये हो गए। ये मेंबर रिंग का नहीं है, रिंग यहीं से उड़ गई। और ये ऑक्सीजन मिला के 6 मेंबर, तो ऑक्सीजन के साथ अगर बात करें तो 6 मेंबर की ये रिंग है। कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर की रिंग है। सर ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज का जो पाइरेनोज फॉर्म बनेगा ये पांचवें कार्बन से बनेगा और इसमें रिंग में टोटल मेंबर की अगर बात करेंगे तो बोलेंगे 6 मेंबर रिंग है। पूछेगा 6 मेंबर में 6 मेंबर है कौन? तो बताओगे 5 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। अब आगे की बात, सर ये OH जो आपने लिखा है, ये आपने OH को यहां पर राइट साइड में लिखा है। अगर राइट साइड में OH होगा तो इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो बताएंगे सर ग्लूकोज इस समय साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है, उस समय ग्लूकोज का ये जो फर्स्ट कार्बन है ये कायरल कार्बन एटम है और इस फर्स्ट कार्बन कायरल कार्बन एटम का OH अगर राइट साइड में होगा तो इसको अल्फा फॉर्म बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा बेटा? अल्फा ग्लूकोज। तो आप इसको अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। सर ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई कब? जब साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर बना तब। कब अल्फा बोलोगे? जब पहले कार्बन का OH किधर प्रेजेंट होगा? राइट साइड में। लेकिन यही OH बेटा अगर यहां से उठ जाए और उठ के यहां पे चला जाए लेफ्ट साइड में, सर अगर ये लेफ्ट साइड में आप लगा देंगे ना तो ये OH इस समय लेफ्ट साइड में आता है, उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। इसका मतलब सर ग्लूकोज 2 प्रकार के होंगे, एक होगा अल्फा ग्लूकोज और दूसरा होगा बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज तब बोलोगे जब फर्स्ट कार्बन का OH राइट साइड होगा और बीटा ग्लूकोज तब बोलोगे जब फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब किसी कार्बन के OH से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारी नजर किस कार्बन पे होगी? फर्स्ट कार्बन पे। अगर पहले कार्बन का OH लेफ्ट साइड होगा तो बीटा फॉर्म बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। और पहले कार्बन का OH अगर यहां से हटा के राइट साइड कर दूंगा तो उसको अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा दोनों चेंज हो सकते हैं किस कार्बन के अलावा? फर्स्ट कार्बन से। तो आप बताएंगे सर ग्लूकोज के कितने फॉर्म हो गए? 2। एक अल्फा ग्लूकोज हो गया, दूसरा का नाम बताओ? बीटा ग्लूकोज। सर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, और मिरर इमेज नहीं होते तो आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में। सर 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो तो इस पेयर को डायस्टेरियोमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज का जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं होते लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इस वजह से इन दोनों को डायस्टेरियोमर बोलते हैं। तो बताएंगे सर ये दोनों डायस्टेरियोमर में अगर बात करें तो डायस्टेरियोमर के 2 फॉर्म होंगे, एक अल्फा ग्लूकोज दूसरा बीटा ग्लूकोज। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? सर अल्फा और बीटा ग्लूकोज में अंतर सिर्फ कहां पे है? तो बोलेंगे फर्स्ट कार्बन पे। क्या फर्स्ट कार्बन को इसलिए बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक कार्बन या उसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो इस फर्स्ट कार्बन को आप एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे या उसी को ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोलेंगे। और अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म को एक साथ, अल्फा और बीटा इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे आप एनोमर। कोई पूछेगा एनोमर क्या है तो बताएंगे द पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर इन विच one form is alpha glucose and another form is beta glucose, this mixture is called as, या this mixture is called as, क्या बोलेंगे? एनोमर। फिर पूछेगा एनोमेरिक कार्बन क्या है तो बताएंगे कि एनोमर में अल्फा और बीटा ग्लूकोज सिर्फ OH ग्रुप की
पोजीशन के आधार पर डिसाइड होती हैं, और वो OH ग्रुप सिर्फ फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो इसी फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोलेंगे। तो आपको इतना तो मालूम चल गया कि सर एनोमर का मतलब हो गया अल्फा और बीटा ग्लूकोज, इन दोनों को एक साथ मिलाकर एनोमर बोलेंगे, और ये अल्फा और बीटा केवल पहले कार्बन से डिसाइड होगा, और उस फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोल देंगे। आगे की बात, एनोमर समाप्त हो गया। एनोमर में इतनी बातें आपसे पूछेगा, और एक हेडिंग एनोमर से रिलेटेड ही आती है म्यूटा रोटेशन की। कौन सी हेडिंग आती है बेटा? म्यूटा रोटेशन। ये हेडिंग भी बहुत पूछी जाती है म्यूटा रोटेशन के बारे में। क्या म्यूटा रोटेशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सर जो अल्फा ग्लूकोज होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना, अल्फा जो ग्लूकोज होता है, इस अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अल्फा डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू 112 डिग्री होती है। अब सर बात आती है कि हमको तो यही नहीं मालूम है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। याद करो हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे सर? अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लाइट को रोटेट कराएगा। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा, और जब रोटेट कराएगा तो कुछ ना कुछ सर एंगल बनेगा, और जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और ये एंगल ऑफ रोटेशन उस समय बने जब इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का टेम्परेचर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। जब कभी कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट लेंथ पे अगर एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट की जाती है तो उस एंगल ऑफ रोटेशन को स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। अब देखा गया कि ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू थी ये 112 डिग्री मतलब 112 डिग्री थी, 112 डिग्री थी। बाद में बीटा ग्लूकोज की बात की गई। किसकी बात की गई बेटा? बीटा ग्लूकोज की। सर बीटा ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू मात्र 19 डिग्री निकल के आई। सिर्फ कितनी डिग्री आई? 19 डिग्री सिर्फ निकल के आई। सर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू निकल के आई प्लस 19 डिग्री। सर इसकी वैल्यू तो रोटेशन, इसकी रोटेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बहुत कम है। तो जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो ये अपनी वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है तो ये अपनी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जब ये वैल्यू अपना कम करते हैं और ये वैल्यू अपना बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है। क्या स्टेब्लिश होगी बेटा? इक्विलिब्रियम एक स्टेब्लिश हो जाएगी। और जब कभी ये वैल्यू अपनी कम करेंगे और ये वैल्यू अपनी बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है। और इस इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो ये वैल्यू 52.7 डिग्री होती है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 52.7 डिग्री। तो आप बताएंगे कि सर जब कभी अल्फा ग्लूकोज की बात करें तो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन बहुत ज्यादा 112 डिग्री, बीटा ग्लूकोज की बात करें तो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन बहुत कम सिर्फ प्लस 19 डिग्री। तो ये अपनी रोटेशन की वैल्यू को कम करते हैं, ये अपनी रोटेशन की वैल्यू को बढ़ाते हैं, और ये कम करने और ये बढ़ाने के बाद इन दोनों की एक सिमिलर कॉमन वैल्यू आती है 52.7 डिग्री। और इस 52.7 इक्विलिब्रियम पे अल्फा और बीटा दोनों को इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। तो आप बताएंगे एक सॉल्यूशन में अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म का जो एक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती है उसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब अल्फा और बीटा ग्लूकोज में एक दूसरे के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। और इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगी? जब ये स्पीड रोटेशन को कम करेगा और ये अपनी स्पेसिफिक रोटेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इसी को चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग म्यूटा रोटेशन का नाम बोलते हैं। तो इस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन को आप म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। एक एनोमर का टॉपिक पढ़ाया गया और दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया बेटा? म्यूटा रोटेशन का। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ग्लूकोज से ये क्वेश्चन जरूर उठते हैं। आगे के लिए अब मैं नए लेक्चर में, नए वीडियो में नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इन्वर्जन ऑफ शुगर या उसी को बोलते हैं इनवर्ट शुगर। उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए धन्यवाद।